नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था वैश्विक अर्थव्यवस्था के विषय में, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। कल आपको बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके साथ साथ इसे विकासशील अर्थव्यवस्था में भी सम्मिलित किया गया है। आगे अगर हम देखें, जैसा कि कल दादा भाई नौरोजी ने बताया कि यहाँ से धन निष्कासित हो रहा है, इस प्रकार की विभिन्न बातें दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय हो 20 रुपये बताने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद अगर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं वो सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मान ली जाती हैं। जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ पर कृषि पर निर्भरता अधिक होती है। उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर बात की जाए तो लगभग 59% से भी अधिक लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि जो कृषि पर निर्भर हैं, कृषि से उनको आय की प्राप्ति होती है, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता के बारे में, तो यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत ही कम पाई जाती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम पाई जाती है, यहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है, प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा है, साक्षरता का स्तर बहुत ही निम्न बताया गया है, विकास के जो अन्य बिंदु हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं, स्वास्थ्य का स्तर उत्तम नहीं है, सड़कें यहाँ की उत्तम नहीं हैं, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है, व्यापक बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो जीडीपी में औद्योगिकरण की जो गति है वो बहुत ही धीमी है, या फिर कह सकते हैं कि संचार के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ये सब जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसका विवरण हम दो रूपों में करते हैं। सबसे पहला एक विवरण होता है स्वतंत्रता के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था, एक होता है स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता के पूर्व की बात की जाए तो सामान्यतः इसमें माना जाता है, जैसे कल आपको बताया गया था कि 1773 से 1776 का जो कार्यकाल है वो के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि ये कार्यकाल डाकुओं का काल है जिसमें भारत को सबसे ज्यादा लूटा गया। उसके बाद होता है क्या है कि भाई जब 1857 की क्रांति हो जाती है और 1858 का जो एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो शासन था या जो ब्रिटिश शासन था वो सीधे वायसराय के नियंत्रण में हो जाता है, और वायसराय एक कह सकते हैं कि महारानी का एजेंट होता है या प्रतिनिधि होता है जो भारत में शासन का संचालन करता है। इसके साथ साथ 1858 के एक्ट के तहत यहाँ पर बहुत से आर्थिक नियोजन प्रारंभ हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1858 के बाद से ही भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए आर्थिक विकास की शब्द आ गया है तो पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या, इसकी माप हम किस प्रकार से करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो आज मुख्य टॉपिक होगा वो आर्थिक विकास ही है। देखिए, सामान्यतः हमने यहां पर ये लिखा है कि जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक विकास है या आर्थिक विकास का मापक है। आर्थिक विकास का तात्पर्य हम ये लगाते हैं कि सामान्यतः जो हमारी वास्तविक दशा है उसमें वृद्धि हो जाना ही आर्थिक विकास है। जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारी आय 2000 रुपये है या 3000 रुपये है, हम किसी सेवा नियोजन में आ जाएं या किसी व्यापार में आ जाएं तब हमारी आय 20,000 रुपये प्रतिमाह हो जाए या 40,000 रुपये प्रतिमाह हो जाए, तो जो एक वास्तविक आय हमारी 2000 रुपये प्रतिमाह थी उसमें कई गुना वृद्धि हो गई, इसे ही हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। उसके बाद में जैसे एक व्यक्ति की आर्थिक विकास होता है उसी प्रकार से एक देश का आर्थिक विकास होता है। अर्थात हम भारत की बात करें तो 1951 के आसपास भारत अगर देखा जाए तो लगभग 60% से भी अधिक लोग कृषि पर निर्भर थे, और लगभग 18% जो लोग थे वो तृतीय क्षेत्र या संचार सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। परंतु वर्तमान समय अगर बात करते हैं तो लगभग 20% के आसपास लोग कृषि पर निर्भर हैं, और 54% के आसपास लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र, पर्यटन हो गया, संचार हो गया, इन क्षेत्रों पर निर्भर हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक विकास हुआ है। भैया इसमें एक और शब्द आ जाता है आर्थिक विकास में, उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। देखना है क्या है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि सामान्यतः कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। तो आर्थिक विकास का मतलब है कि वास्तविक स्थिति से उन्नत हो जाना ही आर्थिक विकास है, और आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य होता है कि जब जीडीपी या फिर कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जिसे पीसीआई कहते हैं, एनएनपी, जब इनमें वास्तविक वृद्धि हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं
उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। जैसे पता चले कि एक व्यक्ति की आय 1 रुपये है, उसके बाद उसकी आय 2 रुपये होगी, उसकी आय 3 रुपये होगी, उसके बाद उसकी आय 4 रुपये होगी, फिर से उसकी आय 3 रुपये हो गई, 2 रुपये हो गई। इस प्रकार से क्या होता है कि आय घटती बढ़ती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं, क्योंकि जो वास्तविक दशा थी उस दशा से आय जो है अधिक है। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य हम ये लगाते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 1 रुपये, उसके बाद 2 रुपये हो गई, उसके बाद 3 रुपये हो गई, उसके बाद 4 रुपये हो गई, उसके बाद 5 रुपये हो गई, उसके बाद 6 रुपये हो गई। यानी कि जो वास्तविक आय है उससे अधिक ही रहे, भले ही कम से कम बढ़े, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे आर्थिक समृद्धि। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के प्रमुख मापक क्या हैं। सबसे प्रमुख भैया जो मापक माना गया है वो है मानव विकास सूचकांक, या इसे STI भी कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य उठा लेते हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक की अगर बात की जाए तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब अल हक, और उनके सहायक भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। इनके द्वारा 1990 में इसे खोजा गया था। उसके बाद में क्या होता है कि 2010 में इसमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक सम्मिलित कर लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब हम यहां पर यह लगाते हैं कि एक देश के नागरिक औसतन कितनी वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं। जैसे वर्तमान समय अगर बात की जाए तो लगभग 62.5% भारतीय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है और 66% के आसपास भारतीय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है। यानी कि औसतन जो यहाँ के पुरुष हैं वो 62 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शिक्षा सूचकांक यानी कि साक्षरता का स्तर भी इसमें सम्मिलित किया गया। उसके बाद में आय सूचकांक, आय का भी स्तर इसमें सम्मिलित कर लिया गया। और 2010 से ही क्या होता है कि UNDP के द्वारा, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हेलन क्लार्क इसकी वर्तमान समय में MDA हैं जो इसका निर्देशन कर रही हैं। UNDP के द्वारा 2010 से ही क्या हो रहा है, मानव विकास सूचकांक कह सकते हैं कि प्रस्तुत होता है, जिसमें विभिन्न देश, जो भी देश उसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा के बारे में बात की जाती है, उनकी कह सकते हैं कि शिक्षा के बारे में बात की जाती है, और उनकी आय में असमानता के विषय में भी बात की जाती है। वर्तमान से अगर बात करें तो जो 2020 का जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है वो जारी हो चुका है। देखिए अर्थव्यवस्था में जो सूचकांक है वो आप लोग एक बार अवश्य पढ़ लें। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करंट में सूचकांक अवश्य पूछे जाते हैं। तो जो मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया है 2020 में, ध्यान रखेंगे इसमें भारत को जो रैंक मिली है जी, भारत को 131वीं रैंक मिली है। ध्यान रखना है सभी को। इससे पहले जब 2019 का सूचकांक प्रस्तुत हुआ था तब भारत को 129वीं रैंक मिली थी। यानी कि 2 पायदान इसमें कह सकते हैं कि कमी आ गई है, 2 पायदान ये लुढ़क गया है। भारत का जो कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक था उसमें कमी आ गई। तो पहले 129 था, वर्तमान समय में 131 हो गया है। और प्रथम स्थान किसे मिला है, ध्यान रखेंगे यूरोपीय कंट्री नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। दोनों बिंदु ध्यान रखेंगे, 131वां भारत का है और नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। किसमें, मानव विकास सूचकांक 2020 में मिला है। अब हम आगे देखते हैं, अगला जो हमारा सूचकांक भैया इसमें बताया गया है वो है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसे PQLI भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब 2019 का उत्तर प्रदेश जो अपर पूछा गया था, अपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसकी खोज किसने की थी, ध्यान रखना है आपको। इसकी खोज की थी मॉरिस डी मॉरिस ने। 2019 अपर में पूछा गया था कि इसकी खोज किसने की है, मॉरिस डी मॉरिस ने की थी। और कब की थी, 1989 में की थी। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से जीवन प्रत्याशा इसमें सम्मिलित है, इसी में शिशु मातृ दर सम्मिलित है और इसी में मौलिक साक्षरता भी इसी में सम्मिलित मानी गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसमें यह बात की जाती है कि मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसमें कितना सुधार हुआ है, यह जीवन का जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक इसके द्वारा बताया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे जो अन्य हमारे सूचकांक हैं या जो आर्थिक विकास के जो अन्य मापक हैं। तो इसमें अगला जो बताया गया है वह है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जैसे भैया PPP भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्रय शक्ति नंबर 3 पे आ जाता है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। हाँ, ध्यान रखना है बच्चों, इसका एक नाम PPP मॉडल भी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म कई बार CCGD आने परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका एक नाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकता है, परंतु अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इसका फुल फॉर्म क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ध्यान रखना है सभी को। इसको भैया जो विकसित किया था वो किसने किया था, IMF ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे
1998 में विकसित किया था। देखिए इससे पहले क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। 1944 में अमेरिका के जो न्यू हैम्पशायर में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि दो बड़ी संस्थाओं का कह सकते हैं कि जन्म हुआ था। एक संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ, माफ कीजिए, एक संस्था थी विश्व बैंक और दूसरी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1998 से इसने क्या किया है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत को विकसित कर दिया है। इससे पहले होता क्या था कि जब दो देश आपस में व्यापार करते थे तो उनकी मुद्रा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। समस्या उत्पन्न होने का कारण यह था कि सामान्यतः भारत में कह सकते हैं कि हम अनुमान लगाएंगे, भारत जिसका प्रतीक चिन्ह है रुपया, इधर हम देखेंगे अमेरिका जिसका प्रतीक चिन्ह है US डॉलर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय रुपए की अगर बात की जाए तो जो एक US डॉलर है वो कह सकते हैं कि लगभग 66 भारतीय रुपए के बराबर है। आपको ध्यान रखना है। तो जो वस्तु भारत में 1 रुपए की मिलती है वो वस्तु अमेरिका में $1 में बेची जाए या $1 में खरीदी जाए तो इस दशा में क्या होगा कि सामान्य रूप से अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय मुद्रा है उससे अमेरिकी मुद्रा का मूल्य ज्यादा है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए ये जो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने एक सिद्धांत विकसित किया, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। और इसने ये बताया कि मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी जितने भारतीय मुद्रा में मिलती है उसी प्रकार से 1 किलोग्राम चीनी उतनी ही कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट कर दी जाएगी, तब दोनों देशों को व्यापार में लाभ होगा, अन्यथा जिस देश की मुद्रा महंगी है उसे घाटा हो जाएगा। यही बात जैसे हम कह सकते हैं कि यूरोपियन पाउंड की बात करें, अब अगर यूरोपीय देश अमेरिका से, माफ कीजिए, नेपाल से व्यापार कर रहा है तो जो यूरोपीय मुद्रा है, पाउंड या यूरो है, जब वो नेपाल में जाएगी तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और जो कह सकते हैं कि नेपाली रुपया है उसकी तुलना 1 पाउंड से की जाए तो यूरोप को बहुत घाटा हो जाएगा। इस कारण इस सिद्धांत को विकसित किया गया कि सामान्यतः जितनी वस्तुएं मिलेंगी उन वस्तुओं के अनुपात के माध्यम से मुद्रा का चयन किया जाएगा। तो जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है इसके माध्यम से क्या कह सकते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत सरल हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत को विकसित किया गया था। तो इसके माध्यम से करते क्या है, दो मुद्राओं की विनिमय दर को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में एक कह सकते हैं कि इसी में एक सिद्धांत आ जाता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें दो देश की मुद्राओं की आपस में तुलना कर ली जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा सिद्धांत माना गया है भैया, ये क्रय शक्ति कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के कुछ सूचकांक बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो इसमें अगला जो सूचकांक आ गया है वह है लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक। जी, लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक। हाँ, ध्यान रखेंगे। देखिए इसको जो विकसित किया गया था UNDP के द्वारा विकसित किया गया था 1995 में। अभी आपको बताया गया था कि जो UNDP है इसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कह सकते हैं। लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अर्थात यदि कोई भी देश अपना आर्थिक विकास कर रहा है तो महिलाओं को एक उचित स्थान दे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो आर्थिकी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का समान योगदान जब होगा तभी एक देश तीव्रता से विकास कर सकता है। आज अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो उसमें भी अगर देखा जाए बड़े बड़े पदों पर महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं, या फिर हम यूरोपीय देशों की बात करें, यूरोपीय यूनियन हो गया या यूरोपीय बैंक हो गई, इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। हम गैबन की बात करें, रवांडा की बात करें, इन देशों में महिलाओं का योगदान बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत व्यापक हो गया है, जो उनकी उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस सूचकांक को UNDP के द्वारा इसलिए विकसित किया गया था जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए, और जिन देशों में ऐसी दशाएं पाई जाती हैं वो देश आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो सूचकांक माना गया है, हाँ, नंबर 5 पे कह सकते हैं लैंगिक खुशहाली सूचकांक। जी, लैंगिक खुशहाली सूचकांक। आपको ध्यान रखना है इस सूचकांक को विकसित किया गया था UNDP के द्वारा,
और 2010 में इसे विकसित किया गया था। देखिए, इससे पहले जो लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक विकसित किया गया था, तो ये इस सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाओं की समानता बड़े बड़े क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करना। और जो लैंगिक खुशहाली सूचकांक प्रस्तुत हुआ था, इस सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य ये बताया गया था कि सामान्यतः जो महिलाएं पीड़ित हैं या फिर जो प्रताड़ना की शिकार हैं या जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, उन महिलाओं को उस दशा से बाहर निकालना, उन्हें लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या सामान्यतः घरेलू उद्योग, जैसे आप लोग देखते हैं वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिनमें महिलाओं को एक बड़ी किस्त या कह सकते हैं कि ऋण मुहैया कराया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने छोटे मोटे रोजगार चला करके अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। तो इस सूचकांक के माध्यम से क्या हुआ, कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग, जैसे वर्तमान समय भारत में चलता है MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग, तो इसके माध्यम से होता क्या कि सामान्यतः उन महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है जो एक बहुत ही निम्न श्रेणी से आती हैं, तो उनकी वृद्धि की बात इसमें की गई और वो लोग आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके फलस्वरूप इस सूचकांक ने बहुत ही कह सकते हैं कि देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा अगला सूचकांक ये बताया गया है, इसे कह सकते हैं कि हरित सकल घरेलू उत्पाद। जी, हरित सकल घरेलू उत्पाद UNDP के द्वारा इसे 1995 में विकसित किया गया था। देखिए, सामान्यतः हरित सकल घरेलू उत्पाद से हम ये तात्पर्य लगाएंगे कि हमें अपनी GDP में वृद्धि करनी है, परंतु वृद्धि इस प्रकार से करनी है जिससे हरित का मतलब क्या है कि सामान्यतः पर्यावरण को हमें क्षति नहीं पहुंचानी है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब 1900 कह सकते हैं कि ये जो 1992 का जो क्योटो प्रोटोकॉल, माफ कीजिए, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो रियो सम्मेलन हुआ, उसमें यह बात प्रस्तुत की गई कि आने वाले समय में हम लोग सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया, तो उसमें भी यही बात बताई गई कि हमें सतत विकास करना है। सतत विकास का हम सीधा अर्थ ये लगाते हैं कि हमें औद्योगिकरण करना है, हमें अपने देश को विकास के पथ पर ले जाना है, परंतु हमें पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचानी है। तो हरित सकल घरेलू उत्पाद UNDP के द्वारा इसे 1995 में विकसित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि आज वर्तमान समय में हम लोग तीव्रता से क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो औद्योगिकरण की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हम वनों का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। इसमें यह बताया गया कि हमें औद्योगिकरण करना है, परंतु हमें अपनी जो प्राकृतिक धरोहर है उनका संरक्षण करना है, जो हमारे वन है उनका हमें संरक्षण करना है। जैसे पेरिस समझौता अभी लागू नहीं हो पाया है, विभिन्न देश उसमें अपनी अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं, तो जैसे ही पेरिस समझौता लागू होगा, मेरा विचार है कि बहुत जल्द पेरिस समझौता लागू होगा, और जैसे ही पेरिस समझौता लागू हो गया, जितने भी देश उसके सदस्य हैं उन सबको कार्बन निष्कर्षण पर महत्वपूर्ण नियम बनाने होंगे। जैसे कह सकते हैं इसमें अमेरिका हो गया, इसमें चीन हो गया, अन्य पूंजीवादी देश हो गए, भारत भी इसी श्रेणी में अब आ गया है। तो इन देशों को जो कार्बन की दर है या जो कार्बन का कह सकते हैं उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें कमी करनी पड़ेगी, कार्बन में कमी करनी पड़ेगी, तभी हम पर्यावरण को अपने कह सकते हैं कि उसे शुद्ध रख सकते हैं या जो भी प्रदूषण की समस्या उसे हम दूर कर सकते हैं। आगे देखेंगे भैया, अगला जो बताया गया है वो है मानव निर्धनता सूचकांक। मानव निर्धनता सूचकांक। जी, ध्यान रखेंगे, मानव निर्धनता सूचकांक, इसकी बात की जाए तो सामान्यतः 1997 में विकसित हुआ था। देखिए, मानव निर्धनता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो निर्धन देश हैं ये अल्प विकसित देश हो गए या फिर विकासशील देश हो गए। जैसे कि मैंने बताया कि जब संयुक्त राष्ट्र, माफ कीजिए, जब विश्व बैंक की स्थापना हुई या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तो जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई थी, इनका जो प्रमुख उद्देश्य यह था कि ये अमेरिका महाद्वीप का तीव्रता से विकास कर सकें और अमेरिका महाद्वीप में भी उत्तरी अमेरिका का तीव्रता से विकास कर सकें। इसके साथ साथ ये यूरोपीय महाद्वीप का तीव्रता से विकास कर सकें। तो इनमें एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप अछूता रह गया था। तो इन लोगों ने क्या किया कि सामान्यतः सबसे पहले तो इन्होंने 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की। इसके बाद में 2000 अगर देखा जाए 2015 में बहुत आगे चल करके ब्रिक्स बैंक की स्थापना हो गई, जिसका नाम नूतन विकास बैंक भी मान लिया गया है। तो इन संस्थाओं ने क्या किया कि जो विकासशील देश थे उन्होंने एक अपना सूचकांक विकसित कर दिया और उसे नाम दिया मानव निर्धनता सूचकांक। और इसे किसने विकसित किया है? विकासशील देश। ध्यान रखेंगे,
इसे विकसित किया है विकासशील देशों ने। इनका प्रमुख उद्देश्य यह है कि विकासशील देशों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन्हें ये उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से चीन है, भारत है, ब्राजील है, रूस है, अर्जेंटीना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये देश इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं और यही देश कह सकते हैं कि इन देशों की जो समस्याएं हैं उनको ये उजागर करने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से क्या करते हैं कि उन्हें ये दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखेंगे अन्य कौन से बिंदु हैं जिसके माध्यम से आर्थिक विकास की माप होती है। जी, आर्थिक विकास की माप में अगर देखें तो जो अगला हमारा सूचकांक आता है वो है, कह सकते हैं कि इसमें सामान्य रूप से वैश्विक खुशहाली सूचकांक। जी, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। हाँ, ध्यान रखेंगे वैश्विक खुशहाली सूचकांक की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था और 2012 में विकसित किया था वैश्विक खुशहाली सूचकांक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो सामान्यतः इसके जो कह सकते हैं महासचिव हैं वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं और कह सकते हैं कि इसमें एक महासभा है जो जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो कह सकते हैं कि 2020 में जो सूचकांक प्रस्तुत हुआ था तो उसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 144 है और इसमें प्रथम स्थान जो दिया गया था वो फिनलैंड को दिया गया था। जी, किसे दिया गया है? फिनलैंड को दिया गया है। देखिए, सामान्यतः इस सूचकांक का प्रमुख बिंदु हम यहाँ पर ये लगाते हैं कि जो देश आर्थिक विकास में संपन्न हैं वही देश खुशहाल होंगे और जो देश आर्थिक विकास में संपन्न हैं उनके यहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्तियां नहीं होंगी। क्योंकि सामान्य अगर बात की जाए रामचरितमानस में भी कह दिया गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात यदि आपके परिवार में बहुत विपत्तियां घेरे हुए हैं तो ना तो आपका आर्थिक विकास हो सकता है ना तो आपके घर में खुशहाली आएगी। जैसे फिनलैंड की अगर बात करें तो ये छोटे देश हैं, आर्थिक विकास में उन्नत देश हैं और उनके यहाँ पर्याप्त प्रसन्नता है। जहां विपत्तियां नहीं होंगी वहीं देश प्रसन्न होंगे। तो आज हम लोगों ने देखा प्रमुख रूप से कि आर्थिक विकास के मापक कौन कौन से हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे स्वतंत्रता से पूर्व आर्थिक विकास, जिसमें कह सकते हैं कि फिक्की की स्थापना हुई, उसी में सर्वोदय योजना आ गई, उसी में कांग्रेस प्लान बना, उसी में बॉम्बे प्लान बना, उसी में अगर देखा जाए तो जन योजना आ गई। उसके बाद जब हम स्वतंत्रता के बाद आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो उसमें हमारा आर्थिक नियोजन आ जाता है, योजना आयोग आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद आ जाता है। इन समस्त बिंदुओं पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।